कल के लेक्चर में हमने पॉलिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी। हमने देखा था विधि क्या होती है, फिर उसके बाद में विधेयक क्या होता है और फिर अधिनियम के बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद में हमने देखा था कि जो विधायिका है वो क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। तो विधायिका के बारे में हमने देखा था कि विधि का निर्माण करती है, कार्यपालिका उस विधि को लागू करती है और जो न्यायपालिका होती है वो इन दोनों के कार्यों की जांच करती है, इनकी समीक्षा करती है। उसके बाद में हमने देखा था लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र के बाद में हमने संविधान के बारे में चर्चा की थी। संविधान की हमने परिभाषा देख ली। फिर हम देख रहे थे कि संविधान जो होता है वो लिखित हो सकता है या अलिखित हो सकता है, और कई जगह जो संविधान है वो परंपराओं के आधार पर संचालित होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान के प्रकार या टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान अगर जनरली देखें तो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। जो लिखित संविधान होता है वो संविधान एक सभा द्वारा या फिर एक अधिवेशन के द्वारा चर्चा करके फिर एक संविधान निर्मित किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिखित संविधान। तो ऐसा संविधान जो किसी अधिवेशन या सभा के द्वारा निर्मित किया जाता है उसे हम लिखित संविधान बोलते हैं। जैसे भारत का संविधान और संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। अब बात करते हैं अलिखित संविधान क्या होता है। तो जो अलिखित संविधान होता है वो संस्कृति, परंपरा और जो सुप्रीम कोर्ट होता है, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके जो डिसीजंस होते हैं उनके आधार पर अलिखित संविधान का जो जनरली निर्माण होता है वो किया जाता है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो अलिखित संविधान है वो लिखा हुआ नहीं होगा या किसी दस्तावेज में नहीं होगा। बिल्कुल अलिखित संविधान भी एक दस्तावेज में होगा और लिखित संविधान भी एक दस्तावेज में होगा। लेकिन जो लिखित संविधान है वो एकदम मैनेज्ड होगा, उसमें सेक्शंस होंगे, उसमें भाग होंगे, उनमें अनुच्छेद होंगे और वो वेल मैनेज्ड होगा। जबकि जो अलिखित संविधान है वो मैनेज नहीं होगा, इसमें जैसे भी कोई चीज़ आई उसमें ऐड कर दी। तो ये परंपरा के अनुसार चलेगा, वहाँ की का कल्चर है उसके हिसाब से अलिखित जो संविधान है वो चलता रहेगा। बात करते हैं अलिखित संविधान कहाँ है, तो न्यूजीलैंड और इजराइल, यहाँ का जो संविधान है वो कैसा है, अलिखित संविधान है। अब इसके बाद में संविधान के कुछ और प्रकार आते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक संविधान होता है संघात्मक संविधान, जिसे हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और दूसरा जो संविधान होता है वो एकात्मक संविधान होता है या यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। अब संघात्मक क्या होता है और एकात्मक क्या होता है। जो संघात्मक जो संविधान होगा उसमें ये व्यवस्था की जाएगी कि जो संघ सरकार है, जो राज्य सरकार है और जो स्थानीय निकाय है, उनमें जो सामंजस्य की बात आती है तो वो सामंजस्य अच्छी तरीके से हो, जो शक्तियां हैं वो केवल एक में ही नीत नहीं हो। तो इसमें केंद्र सरकार, राज्य और जो स्थानीय निकाय होते हैं, इन तीनों की भूमिका सुनिश्चित की जाती है, इन तीनों को पावर्स दी जाती है। जबकि वहीं अगर एकात्मक में देखें तो जो पावर्स होती है वो केंद्र की तरफ होती है। जो राज्य होंगे उनको भी कौन चलाएगा, केंद्र। स्थानीय निकाय उनको भी कौन चलाएगा, केंद्र ही चलाएगा। जो सारी पावर्स होगी वो किस में केंद्रित होगी, केंद्र सरकार में, या जो संघ सरकार होगी उसमें केंद्रित होगी। तो इस प्रकार के संविधान की व्यवस्था को हम एकात्मक संविधान कहते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया लिखित, अलिखित और संघात्मक और एकात्मक। अब हम अगर बात करें कि हमारे जो भारत का संविधान है वो कैसा है, तो यहाँ जो भारत का संविधान आता है वो अर्धसंघात्मक है। अब अर्धसंघात्मक क्या होता है, तो अर्धसंघात्मक का मतलब होता है कि उसमें संघात्मक संविधान के भी गुण हैं और उसमें एकात्मक संविधान के भी गुण हैं। वो फेडरल भी है और वो यूनिटरी भी है। अब देखते हैं वो कि संघात्मक कैसे है। तो संघात्मक, क्योंकि हमारे जो देश का संविधान है उसमें केंद्र सरकार को भी पावर दी गई है, राज्य सरकार को भी दी गई है,
और स्थानीय निकायों को भी पावर दी गई है। और वहीं अगर एकात्मक की बात करें तो हमारे जो राज्यों में जो प्रशासन चलाया जाता है वो आईएएस अधिकारियों के द्वारा चलाया जाता है। जो हाई रैंक अधिकारी होते हैं वो आईएएस अधिकारी होते हैं। राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो भी केंद्र द्वारा की जाती है। और जो एकल नागरिकता है वो भी इस बात का प्रमाण है कि हमारा जो देश है उसका जो संविधान है वो एकात्मक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वो संघात्मक भी है और कई जगह एकात्मक भी है। और जो संघवाद है उसके बारे में हम आगे से आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद में हमने ये देख लिया, तो उसके बाद में एक चीज़ आती है कि हमारी जो संविधान में शासन व्यवस्था होती है वो कैसी होती है। तो संविधान में शासन व्यवस्था दो प्रकार की जनरली होती है। एक होती है संसदीय शासन व्यवस्था और एक होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अब संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होगा और अध्यक्षात्मक में क्या होगा, तो हमने पिछले लेक्चर में जो शक्तियों का पृथक्करण है वो पढ़ा था। एक कार्यपालिका होती है, एक विधायिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। तो जो संसदीय शासन व्यवस्था होगी उसमें जो कार्यपालिका होगी वो विधायिका के अंतर्गत होगी। अब कैसे होगी? जो विधायिका है उसमें हम देखते हैं कि जनरली एमएलए या एमपी, विधायक या सांसद, इसके सदस्य होते हैं। और उसके साथ जो राष्ट्रपति या राज्यपाल, ये भी विधायिका के सदस्य होते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में हमने कल देखा था कौन आती है? मंत्रिपरिषद। अब क्या कोई मंत्री अगर एमएलए नहीं है या एमपी नहीं है, सांसद नहीं है या विधायक नहीं है, तो क्या वो मंत्री बन सकता है? वो मंत्री नहीं बन सकता। मंत्री बनने के लिए उसको विधायिका का सदस्य होना पड़ेगा। तो कार्यपालिका का सदस्य होने के लिए विधायिका का सदस्य होना आवश्यक है। तो ये समझ में आ गया कि हमारी जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों में समन्वय होता है। ये अकेले कार्य नहीं कर सकती। अब आगे देखते हैं कि एक चीज़ और देखी थी हमने, इसमें न्यायपालिका भी होती है। तो इसमें जो न्यायपालिका होगी वो इन दोनों पे नियंत्रण का काम करेगी। इन पे विधायिका और कार्यपालिका को पूरी तरह से न्यायपालिका नियंत्रित नहीं करेगी। अगर न्यायपालिका इनको पूरी तरह से नियंत्रित करती है तो उसे हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं, जो कि लोकतंत्र में बहुत ही गलत है, क्योंकि फिर जो कार्यपालिका और विधायिका है वो अपने कार्य अपने विवेक से नहीं कर पाती। इसीलिए जो न्यायपालिका होगी वो इनकी जांच करेगी कहीं ये संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, तो इस बात की जांच न्यायपालिका करेगी। तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाएगी? संसदीय शासन व्यवस्था। अब बात आती है कि जो अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है वो क्या होती है। तो इसमें जो कार्यपालिका होती है, जो विधायिका होती है और जो न्यायपालिका होती है, ये तीनों अलग अलग रूप से कार्य करती है। इन तीनों में समन्वय जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। इनमें अप्रत्यक्ष रूप से अगर समन्वय पाया जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कोई समन्वय नहीं होता। ये अपनी अलग अलग काम करती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में हमने संविधान के प्रकार पढ़ लिए। उसके बाद में एक चीज़ आती है कि संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है। तो इसका हम देखते हैं आवश्यकता। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि जो संविधान होता है वो देश का सर्वोच्च कानून होता है, और जो भी देश में कानून होते हैं उनको मान्यता देने का जो काम होता है वो संविधान का होता है। तो संविधान सर्वोच्च कानून होता है और अन्य विधियों को मान्यता प्रदान करता है या वैधता देता है।
दूसरा पॉइंट आता है कि जो संविधान होता है वो जो सरकार के जो विभिन्न स्तर होते हैं उनके मध्य संबंध निर्धारित करता है। जैसे केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार का राज्य सरकार के प्रति दायित्व होगा उसका निर्धारण कौन करता है? संविधान करता है। और जो केंद्र और राज्य सरकार है उनका स्थानीय निकायों के प्रति, जो स्थानीय निकाय होंगे उनके प्रति इनका क्या दायित्व होगा या क्या इनकी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो ये निभाएंगे, इसके सब का उल्लेख जो होता है वो संविधान में होता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है जो सरकार के उद्देश्य है कि सरकार को क्या करना चाहिए, इनकी पुष्टि कौन करता है? संविधान करता है। अब सरकार का मेनली उद्देश्य क्या होता है? लोक कल्याण, और संविधान भी लोक कल्याण की बात करता है। अगला पॉइंट आता है जो हमारा संविधान है वो नागरिक अधिकार देता है हमें। हमारा जो संविधान का भाग 3 है वो हमें मौलिक अधिकार देता है। तो ये हमें किसकी वजह से प्राप्त हुए हैं? ये हमें संविधान की वजह से प्राप्त हुए हैं, और ये हमारी फ्रीडम की रक्षा करता है या स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अगर इनका हम अनुच्छेदों में देखना चाहें कि कौन से अनुच्छेद में ये बात कही गई है, तो एग्जाम्पल के लिए जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 32 है और अनुच्छेद 226 है, ये बात करते हैं जो नागरिकों की स्वतंत्रता है या उनके अधिकारों की जो रक्षा है उनकी ये बात करते हैं। तो आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी कर सकती है, और आर्टिकल 226 के तहत जो हाई कोर्ट होती है या उच्च न्यायालय होता है वो रिट जारी कर सकता है। अब ये रिट क्या होती है वो हम जब पढ़ेंगे आगे, जो संविधान का भाग 3 है उसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद में जो संविधान का भाग 6 है उसमें हम रिट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ तक हमने संविधान के प्रकार देख लिए। अब हम देखते हैं जो अन्य बातें हैं संविधान के बारे में, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो विविध या जो अदर बातें हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जब भी कोई संविधान बनाया जाता है तो उस संविधान के मूल तत्व क्या होते हैं या उसके मूल्य क्या होते हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या होती है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जब भी कोई अगर कोई बुक भी लिखी जाती है तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसकी वैल्यूज़ क्या है। तो हम संवैधानिक मूल्य की बात करते हैं। अगर कोई भी संविधान बनाया जाएगा तो सबसे पहले उसमें स्वतंत्रता की बात की जाएगी, लिबर्टी, उसमें भ्रातृत्व की बात की जाएगी, भाईचारे की बात की जाएगी, जिसे हम फ्रेटर्निटी कहते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि संविधान में संप्रभुता की बात की जाएगी। संप्रभुता हमने पढ़ी थी कि खुद के जो निर्णय होते हैं वो स्वयं लेना, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉवेरिटी। उसके बाद में अगला मूल्य है जो संविधान होगा वो समानता की बात करेगा, इक्वलिटी। उसके बाद में संविधान पंथ निरपेक्षता की बात करेगा, संविधान होगा वो सेकुलर होगा। उसके बाद में जो संविधान होगा वो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करेगा। तो संवैधानिक मूल्य किसी संविधान में कौन कौन से आते हैं? जो मेनली संवैधानिक मूल्य होते हैं वो एक तो संप्रभुता, भ्रातृत्व, स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता, समानता और लोकतांत्रिक। ये किसी संविधान के जो बेस होते हैं, जो पिलर्स होते हैं संविधान के, जिनके आधार पर संविधान बनता है, वो मेन चीज़ें ये होती है। फिर संविधान के बारे में कुछ जो विचारक थे उन्होंने अपने विचार दिए, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो एक विचारक थे A.V. डायसी। वो कहते हैं संविधान उन सभी नियमों का समूह है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सत्ता का विभाजन और प्रयोग किया जाता है। मतलब उन्होंने क्या कहा कि संविधान नियमों का एक समूह है, वो क्या करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो राज्य की सत्ता होती है, राज्य सत्ता हम किसको बोलेंगे, सरकार को। अब सरकार का विभाजन कैसे होगा, जैसे
केंद्र और राज्य और स्थानीय निकाय। तो ये जो विभाजन है इसकी बात किसके द्वारा, उन नियमों के द्वारा की गई जो कि संविधान में लिखे हुए थे। तो ऐसा कौन बोलते हैं, जो A.V. डाइसी है वो ऐसा कहते हैं। उसके बाद में एक विचारक और थे, पैट्रिक हेनरी। तो वो बोलते हैं कि जो संविधान है वो सरकार का उपकरण नहीं है जिसके द्वारा जनता पर अंकुश लगाया जा सके, जबकि जो संविधान है वो जनता का उपकरण है जिसके द्वारा सरकार पर अंकुश लगाया जा सकता है। मतलब इस स्टेटमेंट के माध्यम से जो जनता है उसको सर्वोपरि बताया गया है। अगर स्टेटमेंट की बात हम देखना चाहें तो वो कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रेन द पीपुल वाइल इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द पीपुल टू रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट। यहाँ तक हमने बात कर ली संविधान के प्रकार की। संविधान के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है कि संविधान होता क्या है, इसके बेसिक्स क्या होते हैं। तो इससे हमें जो आगे चीज़ें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं संवैधानिक विकास की। जो भारत में संविधान निर्माण हुआ था तो वो कैसे हुआ, उसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हमारा टॉपिक आता है भारत में संवैधानिक विकास। इससे पहले अभी तक हमने जो पढ़ा उसके हम नोट्स एक बार देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़े थे। लिखित संविधान क्या होता है, ऐसा संविधान जो किसी अधिवेशन या सभा के माध्यम से निर्मित किया जाता है, जैसे भारत और यूएसए का संविधान। और अलिखित संविधान क्या होता है, यह संस्कृति, परंपराओं और सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से विकसित होता है, जैसे न्यूजीलैंड और इजराइल का संविधान। अब बात आती है संघात्मक संविधान क्या होता है और एकात्मक संविधान क्या होता है। तो जो संघात्मक संविधान होता है उसमें शक्तियाँ होती है वो केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों में व्यवस्थित रूप से विभाजित की जाती है, जैसे यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में की गई है। और जो एकात्मक संविधान होता है उसमें जो देश की समस्त शक्तियाँ होती है वो केंद्र सरकार में निहित होती है, जैसे यूके और फ्रांस का संविधान। फिर बात आती है कि भारत का जो संविधान है वो अर्ध संघात्मक है, अर्थात यह संघात्मक व एकात्मक दोनों लक्षण रखता है। जैसे जो शक्तियों का पृथक्करण है वो भारतीय संविधान के संघात्मक प्रकृति को बताता है, और जो आईएएस की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति और एकल नागरिकता है वो हमारे संविधान की एकात्मकता को दर्शाती है। ये हमने समझ लिया था। फिर संसदीय शासन और अध्यात्मक शासन की बात कर रहे थे। तो जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के नियंत्रण में होती है, कि अगर कार्यपालिका का सदस्य होने के लिए विधायिका का सदस्य होना आवश्यक है। और जो न्यायपालिका है वो इनकी निगरानी का काम करेगी, इनकी जांच का काम करेगी कि यह संविधान से हटके तो कोई काम नहीं कर रही है। तो इस व्यवस्था को हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं, जैसे कि हमारे भारत में ये अपनाई गई है। फिर बात आती है अध्यक्षात्मक शासन की। तो जो कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, न्यायपालिका, ये स्वतंत्र होती है, ये अपने आप में अलग अलग होती है, जैसे यूएसए का संविधान है। अब बात आती है संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून है एवं अन्य सभी विधियों को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। संविधान जनता का व सरकार के संबंधों को निर्धारित करता है। संविधान सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य संबंध का निर्धारण करता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय। जो राज्य सरकार होगी वो स्थानीय निकाय से संबंधित होगी, स्थानीय निकाय राज्य सरकार से संबंधित होंगे, और जो राज्य सरकार होगी वो केंद्र सरकार से और केंद्र सरकार राज्य सरकार से संबंधित होगी, या आपस में इनका कोऑर्डिनेशन होगा, इनका समन्वय होगा। फिर बात आती है कि संविधान ही सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। अगला है संविधान नागरिक अधिकार प्रदान करता है तथा स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जैसा कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है। अब बात करते हैं संवैधानिक मूल्य। तो संवैधानिक मूल्य कौन कौन से हैं।
संप्रभुता, भ्रातृत्व, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिकता, समानता, पंथ निरपेक्षता और समाजवादी। कोई संविधान होगा वो सोशलिस्ट होगा, वो सेकुलर होगा, वो इक्वलिटी की बात करेगा, वो डेमोक्रेसी की बात करेगा, वो लिबर्टी की बात करेगा, वो फ्रेटर्निटी की बात करेगा और वो सॉवरेनिटी की बात करेगा। उसके बाद में जो विचारक थे उन्होंने विचार दिए थे, तो सबसे पहले एवी डाइसी का नाम आता है। तो वो कहते हैं कि संविधान उन सभी नियमों का समूह है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सत्ता का विभाजन और प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में पैट्रिक हेनरी बोलते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रेन द पीपुल वाइल इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द पीपुल टू रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट। रिस्ट्रेन का मतलब अंकुश। तो ये कहते हैं कि जो संविधान है वो सरकार का उपकरण नहीं है कि वह जिसके द्वारा वह जनता पर अंकुश लगा सके, बल्कि ये जनता के पास ऐसा उपकरण है कि जिसके द्वारा वह सरकार पर अंकुश लगा सकती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम संवैधानिक विकास की बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि हम अगर भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था। तो अंग्रेज़ हमारे यहाँ कब आए थे? तो अंग्रेज़ लगभग 1600 ईस्वी के आसपास भारत में आए थे। और भारत में किस उद्देश्य से आए थे? ये व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए थे। तो 1600 से 1773 तक इन्होंने आराम से शासन किया। फिर जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये यहाँ शासन कर रहे हैं तो इन पे कुछ नियंत्रण हमें रखना चाहिए। अगर इन पे नियंत्रण नहीं रखा तो ये अपने आप में शक्तिशाली हो जाएंगे और ये अपनी ही सत्ता का निर्माण कर लेंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रण के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए। अब इन रूल्स और रेगुलेशन को जो बनाया तो सबसे पहले इनको 2 चरणों में बनाया गया। कौन कौन से चरण थे? एक तो चरण फर्स्ट और चरण सेकंड। तो चरण फर्स्ट कौन सा था? या इसको हम बोल सकते हैं फेज फर्स्ट। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके अधीन जो संविधान के निर्माण हुए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संविधान निर्माण के जो प्रयास थे वो कौन सा था? चरण फर्स्ट या फेज फर्स्ट। ये कब तक था? 1773 से लेकर 1857 तक। तो हम जानते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद में जो भारत का जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन कर ब्रिटिश सत्ता के हाथ में आ गया था। तो इसके बाद में फेज 2 की शुरुआत होती है। और जो फेज 2 था वो था जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश ताज के अधीन संविधान निर्माण, संविधान निर्माण के प्रयास। तो ये होते हैं 1858 से 1947 तक। तो हमने पढ़ा कि जो संवैधानिक विकास था तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर नियंत्रण के लिए जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, नियम और विनियम बनाए। उन्हीं को उनका संविधान कहा गया। क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था कि जो संविधान होता है वो नियमों का समूह होता है। अगर कोई भी नियमों का समूह है वो किसी पर आरोपित किया जाता है वो एक संविधान की भांति कार्य करेगा। तो ब्रिटिश सरकार ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ संविधान बनाया कि आपको इसके हिसाब से काम करना है। तो जो संविधान बनाया सबसे पहले तो वो जो पहला चरण था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। और जैसे ही 1857 की क्रांति होती है तो सारा शासन ब्रिटिश ताज के अधीन चला जाता है। तो उसमें चरण जो सेकंड होता है फेज 2 होता है उसकी शुरुआत होती है। तो 1858 से लेकर 1947 तक चलता है। अब हम फेज फर्स्ट की बात करते हैं। तो चरण फर्स्ट है। तो चरण फर्स्ट हमें पता है 1773 से स्टार्ट होता है। अब 1773 में ऐसा क्या होता है कि चरण फर्स्ट की शुरुआत होती है या फेज फर्स्ट की शुरुआत होती है? तो जो 1773 में एक एक्ट आता है जिसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट से ही भारत में एक संविधान की जो शुरुआत है वो मानी जाती है। उसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? उसके बाद में क्या आया था? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। तो
तो ये भी एक संविधान था, रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें कुछ दिक्कतें थी, उनको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। फिर उसके बाद में 1813 में चार्टर एक्ट लाया गया। इन एक्ट्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम ये जान लें कि जो अपना चरण प्रथम है या चरण फर्स्ट है या फेज फर्स्ट है, तो उसमें क्या क्या हुआ था। तो हम मोटे तौर पर ये देख लेते हैं कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया और 1813 में चार्टर एक्ट आया। उसके बाद में जो दूसरा चार्टर एक्ट आया था वो 1833 में आया था और तीसरा चार्टर एक्ट 1853 में आया था। तो इस प्रकार जो हमारा फेज फर्स्ट है, संविधान निर्माण की जो प्रयास है, उसको हम चरणों में बांट के पढ़ते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, उसके बाद में चार्टर एक्ट की शुरुआत होती है 1813 में, पहला चार्टर एक्ट, दूसरा 1833 में और तीसरा जो चार्टर एक्ट आता है 1853 में। उसके बाद में जो 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद में जो अन्य जो एक्ट आते हैं वो हम फेज सेकेंड में पढ़ते हैं। तो अब हम जब कल बात करेंगे, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, फिर कल हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे कि क्या ये रेगुलेटिंग एक्ट था, ये क्यों लाया गया। कारण तो अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने थे जिससे कि ब्रिटिश क्राउन था या ब्रिटिश शासन था, उसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को रखा जा सके या उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाया जा सके, ताकि वो अपनी शक्तियों को बढ़ा ना सके। क्योंकि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो ब्रिटिश क्राउन की बात नहीं मानेगा, इससे उनकी एक अलग सत्ता का निर्माण होगा। तो इसे रोकने के लिए जो ब्रिटिश शासन है उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट का निर्माण किया और वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे आरोपित किया या अध्यारोपित किया कि आपको इस संविधान की बातें माननी पड़ेगी। तो कल हम जो पढ़ेंगे वो होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और एक बार हम नोट्स देख भी लेते हैं। जो भारत में संवैधानिक विकास है, तो भारतीय संविधान का उद्भव व विकास भारतीय इतिहास से की जड़ों से जुड़ा है। जैसा कि हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत में आई थी। 1773 से ब्रिटिश सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित या रेगुलेट किया जा सके। ब्रिटिश काल में संविधान निर्माण के विभिन्न भागों को 2 चरणों में बांटा जा सकता है। जो पहला चरण है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संविधान निर्माण के प्रयास, जो कि 1773 से लेकर 1857 तक चलता है। और जो दूसरा चरण है वो ब्रिटिश ताज के अधीन संविधान निर्माण के प्रयास, जो कि 1858 से 1947 तक चलता है। तो फेज फर्स्ट में हम क्या देखते हैं कि फेज फर्स्ट में पहले आता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें के बाद में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट और फिर आता है 1853 का चार्टर एक्ट। बाकी का